आज इस क्लास में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग जानेंगे कि आईएनसी की स्थापना कैसे हुई और क्या सिचुएशन रहा। आज आप ये नहीं समझेंगे क्योंकि आज के वर्तमान का जो राजनीतिक कांग्रेस है और पहले के जो कांग्रेस थी उनमें बहुत सारा अंतर था और ये पार्टी कैसे बनी, क्या सिचुएशन रहा होगा और किन परिस्थितियों में इसे बनाई गई, वो सारे बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि कांग्रेस बनने से पहले कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी और किस प्रकार कांग्रेस का बेस तैयार हुआ। देखिए, भारत में सबसे पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात कहें तो वो राजा राम मोहन राय को जाता है। राजा राम मोहन राय ने रिफॉर्म के लिए सबसे पहले उन्होंने सोशल लेवल पे शुरुआत की, ब्रह्मो समाज या यहां से शुरुआती अगर कहा जाए, इसीलिए उन्हें भारत का अग्रदूत कहा गया है, यानी मैसेंजर्स। वो शुरुआत उन्होंने ही किया था। तो सबसे पहले अगर भारत में कोई ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन बना था कांग्रेस से पहले, वह था बंग भाषा प्रकाशन सभा। बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836 में बना। ये कुछ बंगाली समुदाय के लोगों ने मिलकर अपने प्रकाशन के लिए यह ऑर्गेनाइजेशन बनाया था। अब यहां पे बंगाली ही क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जो उजागर हुआ वो प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से शुरू हुआ, इसीलिए शिक्षा सबसे पहले बंगाल में आई जो आधुनिक रूप से है। तो वहां इन्होंने पहला एसोसिएशन बनाया। यह एसोसिएशन पहला पॉलिटिकल एसोसिएशन था भारत का, जिसका नाम था बंग भाषा प्रकाशिका सभा। अब बंग भाषा प्रकाशिका सभा जब बना तो उसमें केवल बंगाली और कुछ लोग ही जुड़े हुए थे, जिसमें राजा राम मोहन राय का सहयोग रहा। फिर कुछ लैंड होल्डर्स यानी जिसे जमींदार कहते थे, उन लोगों ने अपनी बातों को ब्रिटिश सरकार के पास, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी था, या वहां तक ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए एक एसोसिएशन बनाया था जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी विलियम एडम राजा राम मोहन राय के ही मित्र थे और उन्होंने लैंड होल्डरों के लिए एक सोसाइटी बनाई जिसे बाद में लैंड होल्डर सोसाइटी के नाम से जानते हैं। परंतु सोशल वर्क नहीं हो रहे थे। बहुत सारी ऐसी बातें थी जिसे लोग अपने खुलकर कहना चाहते थे। इसके लिए दूसरा एसोसिएशन द्वारिकानाथ टैगोर और चंद्रमोहन चटर्जी के हिसाब से द जमींदारी एसोसिएशन 1843 में बना। अब 1843 में यह जब ऑर्गेनाइजेशन बना तो उसमें भी चंद लोग थे, इसमें भी चंद लोग थे। तो 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नाम से राधाकांत देव और इन लोगों के साथ मिलकर इन दोनों को मर्ज कर दिया, यानी ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और द जमींदारी एसोसिएशन, इन दोनों ने मिलकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। अब ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा था और ये देवेंद्र नाथ टैगोर के बेटे सुरेंद्र नाथ बनर्जी या सुरेंद्र नाथ टैगोर, इन लोगों ने मिलकर इसमें से ब्रिटिश हटाकर इंडियन एसोसिएशन किया, जिसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 में बना। अब यहां पे एक चीज समझना होगा कि ये एसोसिएशन बनते थे तो चंद लोगों के हाथ में ही होते थे और यूं समझ लीजिए कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो इस रिवोल्ट के बाद जब 1856 से लेकर 58 के बीच में कोई वैसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना जो भारतीय स्वतंत्रता में सहयोग कर सके। इसके बाद 1858 का जब कानून बना और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे डिसॉल्व करके अंडर क्राउन ले लिया गया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा शासन। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का सीधा शासन आया तो
उस समय 1860 में एक सोसाइटी एक्ट बना है। सोसाइटी एक्ट में कहा गया कि आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाए तो बाकायदे उसका रजिस्ट्रेशन कराए। आज भी यह सोसाइटी एक्ट जो बनता है अंडर 21 1860 के अंतर्गत जितने भी संस्था सोसाइटी बनाए जाते हैं उसमें इसी पंजीकृत संख्या में उसे रजिस्ट्रेशन कराना होता है। यानी 1816 के अंतर्गत आज भी सोसाइटी रजिस्टर्ड कराया जाता है, यही कानून है। उस कानून के बाद लोगों ने अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड कराने लगे, कुछ व्यक्तिगत स्तर पर और कुछ सार्वजनिक स्तर पर। इसमें सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में की। उसी आधार पर पी आनंद और जी सुब्रमण्यम द्वारा मद्रास महाजन सभा का गठन 1884 में किया गया। इसके बाद पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद राणा जी ने किया 1876 में, और फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा किया गया। तो कहने का अर्थ यह था कि कांग्रेस पहला ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। अब यहां पे पड़ता है कि आखिर कांग्रेस की स्थापना क्यों? होता यह था कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ तो उसमें अंग्रेजों ने अपनी कमियां खोजना चालू की कि आखिर रिवोल्ट क्यों हो रहा है, आखिर रिवोल्ट के पीछे कारण क्या है। तो इन लोगों ने पाया कि भारत में कुछ ऐसे एरिया है जहां उपद्रवी सबसे ज्यादा तेज कर रहा है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है वह एक निश्चित एरिया में बन रहा है, किसी खास क्षेत्र में। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि एक सोसाइटी में ही कुछ लोग रहते हैं और कुछ लोगों के पास कुछ अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, किसी को नाली की समस्या है तो किसी को पेयजल की समस्या है, वर्तमान समय में भी आप देख सकते हैं, तो किसी को शिक्षा नहीं मिल रहा है, किसी को स्वास्थ्य की समस्या है। तो अगर देखा जाए कि हरेक लोग अपनी अपनी मांग पे अड़ा है, आप व्यक्तिगत खुद देख लीजिए कि आपको पैसे की समस्या है तो किसी को शिक्षा की समस्या है, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ने की, तो ये अलग अलग सोच से लोग पढ़े, अपने अपने सोचों को लेकर सरकार पास जाते तो सरकार किसे हल करे। और एक होता है सार्वजनिक समस्या, यानी सभी की समस्या। अच्छा, किसको गवर्नमेंट सोचे, कौन ऐसा एक आदमी एक लीडर हो जो गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात करे। इस चीज को गवर्नमेंट ने भी महसूस किया, तो गवर्नमेंट चाहता था कि आखिर कांग्रेस की स्थापना पॉलिटिकल में ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हो जो अपनी बात कहे और हो रहे उपद्रव एक ही स्थान पर उजागर हो। और इसी कारण से सेंट्रलाइज करने के लिए ऑल ओवर इंडिया के आधार पर लॉर्ड डफरिन, उस समय जो हमारे वायसराय, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल का पोस्ट हटा दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई और वायसराय का पोस्ट आया था। तो कैनिंग के बाद लॉर्ड डफरिन ने एक सुझाव दिया कि एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन बने, और इसके लिए स्कॉटलैंड के एक रहने वाले थे एओ, उस एओ को यह जिम्मेदारी दी कि आप एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाएं ताकि हमें पता चले। इसीलिए कांग्रेस को हम लोग सेफ्टी वॉल्व, यानी सेफ्टी वॉल्व इसलिए कहते हैं जैसे प्रेशर कुकर में अधिक गैस होने से फटने के लिए एक सेफ्टी वॉल्व लगाया जाता है, उसी तरह कांग्रेस की स्थापना उस समय सेफ्टी वॉल्व की तरह की गई थी। सेफ्टी वॉल्व से फट जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि कहां विद्रोह हो रहा है और वहां आसानी से दबा देंगे। तो कांग्रेस के संस्थापक जो हैं वो एओ ह्यूम है, और यह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी जो कि इनको भारत में किस तरह से इस ऑर्गेनाइजेशन को
अच्छी तरह से देखा जाए और इसके यूज किया जाए, और कोई ऐसा आदमी हो जो पूरे समूचे राष्ट्र स्तर पर बात करे, इसलिए कांग्रेस की स्थापना की। अब हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में बात करेंगे और इसका स्थापना कैसे हुआ और इसके बारे में हम जानकारी देंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसा कि पहले बताया कि डॉक्टर लॉर्ड डफरिन ने अपने दिमागी ऊपर से ये यूज किया था। लॉर्ड डफरिन एओ ह्यूम को तैयार किए और इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे। 28 दिसंबर को 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका पहला असेंबली हुआ। देखिए, इससे पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसे दादाभाई नौरोजी ने इसका नाम राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी का, शुरू में उन्होंने इंडियन कांग्रेस नाम दिया था और बाद में इसमें नेशनल जोड़ा गया, तो ये मैं बताऊंगा। भारतीय राष्ट्रीय संघ पूरे भारत स्तर पर बनने वाला पहला ऑर्गेनाइजेशन था जिसे किसी विदेशी यानी स्कॉटलैंड निवासी एओ ह्यूम ने इसे स्थापित किया, ताकि यह पता चले कि यदि कहीं भारत में कोई भी किसी भी प्रकार का सुगबुगाहट हो तो पहले ही हमें पता चल जाए और उसे दबा दिया जाए, यानी 1857 जैसे घटना न हो सके। उसे बचने के लिए इसका यूज किया गया। वह पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक एसोसिएशन था। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो पहला बैठक होने वाला था वह पुणे में होने वाला था, लेकिन वहां प्लेग फैल जाने के कारण इसे शिफ्ट करके और बॉम्बे कर दिया गया, जहां एक स्कूल में इसका पहला बैठक हुआ। देखिए, पहला बैठक में मात्र 72 मेंबर्स शामिल थे और ये जितने भी लोग थे वो सारे के सारे बैरिस्टर यानी वकील थे। अब यहां प्रश्न आता है कि क्यों ऐसा बना, क्योंकि ये वकालत पढ़ने के बाद लोगों को अपने बारे में या देश के बारे में सोचने के लिए मजबूर थे। तो कोई एक ऑर्गेनाइजेशन था जिस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये लोग सरकार के पास यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अपनी बात रख सके, उस पार्लियामेंट तक सुना सके। यह ऑर्गेनाइजेशन जब बना उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी मिसिंग थे फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि उनकी अपनी एक संस्था थी, वे द्वितीय में आए। तो एक क्वेश्चन यहां पर भी आता है कि जैसे बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, ये सारे लोग थे, लेकिन इसमें कौन नहीं था। पहला बैठक में व्योमकेश चंद्र बनर्जी यानी डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में हुआ। सेकेंड एसोसिएशन कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी के अध्यक्षता में। उस समय मेंबरों की संख्या 434 हो गई। अब देखिए किस तरह से बांधने का प्रयास किया गया कि पहला बॉम्बे में हुआ, दूसरा कलकत्ता में हुआ, तीसरा अब देखिए थर्ड मद्रास में हुआ और ये बदरुद्दीन तैयब जी इसके अध्यक्ष है, तीसरा मद्रास में। इस तरह भारत में संपूर्ण एक जैसा लाने की। इसके बाद उस समय गवर्नमेंट की गतिविधि बहुत ज्यादा इलाहाबाद, जो प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहां था। और पहली बार जॉर्ज यूले बैठे। जॉर्ज यूले पहला इंग्लिश थे जो कि इसके अध्यक्ष बने। अब यहां पे देखिए कि इनकी संख्या 72 से सीधे 1248 हो गई। लॉर्ड डफरिन ने मजाकिया तौर पे कांग्रेस की स्थापना के बारे में कहा कि यह एक छोटे से तुच्छ लोगों की संस्था है, एक माइनॉरिटीज के लोगों के ये ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन धीरे धीरे ये बड़ा होते गया और आगे चल के बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हुआ। अब इसमें हम केवल वही ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसी सिटी के बारे में बैठेंगे, अधिवेशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट है। तो अगला है सेवेंथ नागपुर में हुआ और इसके अध्यक्ष जो बने वो पी आनंद थे 1891 में। और इस समय राष्ट्रीय शब्द जोड़ा था। राष्ट्रीय शब्द सबसे पहला 1891 में। फिर 12वां अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। इस समय
यहां आर सयानी थे, रहीमुल्लाह सयानी थे, जिन्होंने के समय में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया गया। राष्ट्रीय गीत की रचयिता जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंदवन, उसी से लिया गया है वंदे मातरम, जो हमारे राष्ट्रीय गीत है। आपको याद रहे कि कलकत्ता अधिवेशन में ही, आगे देखिएगा कि 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार जनगण गाया गया। तो ये कलकत्ता में ही वंदे मातरम और जनगण दोनों गाया गया था। 21वां अधिवेशन वाराणसी में हुआ। अब इतिहास बदल जाता है। देखिए, राष्ट्रीय मूवमेंट जो है, नेशनल मूवमेंट को हम 3 भागों में ऐसे भी बांटते हैं। एक, कांग्रेस का जब एस्टैब्लिशमेंट हुआ उससे लेकर 1905, या कांग्रेस के जो भी मेंबर थे वो इंटेलेक्चुअल थे और वो हिंसा नहीं करना चाहते थे, हक मानते थे लेकिन बहुत अदब के साथ। इसीलिए बाल गंगाधर तिलक ने इसे कांग्रेस को भीख मांगने वाला यानी याचक भी कहा। 1905 से पहले के जितने भी कांग्रेस के मेंबर्स थे उन्हें मॉडरेट कहा जाता था, यानी नरमपंथी। वे लोग सरकार के पास आग्रह करते थे, डिमांड रखते थे, लेकिन एप्लीकेशन करके आग्रह करते। लेकिन 1905 वाले कांग्रेस, 1905 से लेके 1917 तक की कांग्रेस, ये एक्सट्रीमिस्ट का कहा जाता था, यानी गरम दल वालों का। और 1917 के बाद वाले जो कांग्रेस है वो गांधीयन पीरियड है, जो कि आजादी तक रहे गांधी जी। तो इसलिए हम 3 भाग में हम नेशनल मूवमेंट को भी पढ़ते हैं, क्योंकि जो जैसा रहा वैसा ही विचारधारा भी करता। 1905 में सबसे बड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक निर्णय लिया, उन्होंने दलील दी और इसके पीछे कारण मिला, जो जिसे हम डिवाइड एंड रूल की नीति कहते हैं। बंगाल बहुत बड़ा था। बंगाल में आपका वर्तमान बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, असम, त्रिपुरा, ये सारे आते हैं। अब इसका कुछ पार्ट जो था वो बंगला बोलने वाले थे और मुस्लिम बहुल थे, बांग्लादेश कंप्लीट। तो ये गवर्नमेंट ने एक चाल चली और हमें बांटने की कोशिश किया, और पहली बार 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ, 2 भाग में बंट गए, एक ईस्ट बंगाल और दूसरा वेस्ट बंगाल। जो ईस्ट बंगाल है, आप ऐसा सोचिए कि क्यों ईस्ट बंगाल जो है वो पूर्व भारत के, वेस्ट बंगाल आज भी है वो पूरब में है, चूंकि बंगाल विभाजन में इसका नाम वेस्ट बंगाल था। तो ईस्ट बंगाल जो है पूर्वी बंगाल का मुर्शिदाबाद, ढाका और पश्चिमी बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन का दुहाई दिया गया कि हमें शासन करने में दिक्कत आती है, वहां का टोपोग्राफी अलग है, वहां का कल्चर अलग है। इस तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट के आधार पे लॉर्ड कर्जन ने इसे 2 भाग में बांट दिया। अब देखिए, कभी कभी कोई काम होता है तो उससे विस्फोटक प्रक्रियाएं जन्म लेती है, एक नया विचारधारा जन्म लेती है। बंगाल विभाजन भारतीय इतिहास में एक मतलब टर्निंग पॉइंट रहा। क्यों? क्योंकि जैसे विभाजन हुआ तो पहली बार लोग सड़क पे उतरे ब्रिटिश के खिलाफ, क्योंकि इससे पहले डर रहा थे लोग, डर के मारे कहे बाहर नहीं निकलते थे। तो जब इन लोगों ने बाहर निकला तो भारी मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में दंगे हुए। अंग्रेज अधिकारियों ने खुद रात के अंधेरे में मंदिरों में गाय के सर और मस्जिदों में सुअर के पैर और सर डाल देते थे, जिससे दंगे भड़ गए। इस दंगा को दबाने के लिए बौद्धिक स्तरीय लोग आपस में आमार सोनार बंगाल, जो कि आज बांग्लादेश का गीत है, कह के सोना बंगाल कह के आपस में राखियां बांधी। और उसी समय एक आंदोलन जन्म हुआ, स्वदेशी मूवमेंट। देखिए, अंग्रेजों को तो हम कुछ कर नहीं सकते थे, तो लोग अपने ही खरीदे हुए वस्त्र
अंग्रेजों को, जैसे अभी कोरोना आया था तो कोरोना में लोगों ने विरोध कैसे किया चाइना का, अपना एमआई का मोबाइल तोड़ के, अपना चाइनीज मेड सामान को तोड़कर वीडियो पर डाला ताकि हम विरोध दिखा देते। तो उस समय भी यही हुआ, लोगों ने अपने घर के सामान को बाहर होली जलाई, सार्वजनिक रूप से विदेशी सामानों को होलिका जलाई गई। अंग्रेज इस पर भी नाराज हुआ, लोग स्वदेशी अपनाने पर जोर दिए। उस समय स्वदेशी शब्द जन्म हुआ, स्वदेशी। अब स्वदेशी को लेकर 1906 में ही आपको पता होगा कि स्वदेशी मूवमेंट हुआ। देखिए एक दूसरे से कोरिलेटेड है, स्वदेशी मूवमेंट ही नहीं जमा, मुस्लिमों को भड़काया गया कि वे लोग कांग्रेस से अलग होकर एक मुस्लिम लीग, नया संस्था मुस्लिम लीग बना। पहली बार इन लोगों ने, अंग्रेज जो कांग्रेस के प्रति निष्ठावान थे, हटकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन ढाका में सलीमुल्लाह और नवाब द्वारा बनाया गया। तो यहां पे अंग्रेज कामयाब हुए, फूट डालो राज करो डिवाइड एंड रूल की नीति में। अब इस कांग्रेस तो टूट रहा था, तो उस टूटते कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, क्यों? क्योंकि उसमें एक्सट्रीमिस्ट यानी लाल बालपाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों ने मिलकर ये कांग्रेस में रह रहे विरोध करना चालू कर दिया कि आप लोग याचना करते हैं, ऐसे नहीं मिलेगी, अब लड़ाई करना होगा, सीधे सीधी लड़ाई करना होगा। तो इनको संभालने के लिए, और कुछ मुस्लिम अलग हो रहे थे, उन मुस्लिमों को रोकने के लिए प्रतिष्ठित बुजुर्ग व्यक्ति दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया गया। और दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज पारित किया। स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी, एक क्वेश्चन आता है कि स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और इसी समय एक डायलॉग दिए थे तिलक ने कि स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बाकी स्वदेशी मूवमेंट भी इसी समय से चला और ये कलकत्ता अधिवेशन। अब क्या हुआ कि अगले वर्ष जब सूरत में असेंबली बुलाई गई तो सीधे सीधी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट दो भाग में बंट गए, यानी नरम दल और गरम दल। इसे सूरत फूट यानी पार्टी स्प्लिट के नाम से हम जानते हैं। और ये 26वां अधिवेशन जब कलकत्ता में हुआ, अब देखिए 1905 में जो विरोध हुए थे, यानी बंगाल विभाजन का, उसे पाटने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे हथकंडियां बनाई। 1909 में जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया, उसमें मुस्लिमों को तवज्जो देने के लिए, उनको अच्छा जगह देने के लिए उन लोगों ने अलग इलेक्टोरेट्स यानी चुनाव के लिए अलग जगह दे दिया। पहली बार आरक्षण की बात की। और 1909 के मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म से कोई बेहद फायदा नहीं हुआ, आक्रोश तेज था। तो उसे दबाने के लिए इंग्लैंड के राजा जॉर्ज फिफ्थ को बुलाया गया। और 1911 में जॉर्ज फिफ्थ जब भारत आए तो हर जगह उन्हें नाराजगी या काले झंडे दिखाए गए। आपको बता दें एक और चीज कि 1911 में जब वो आए थे तो उनके आगमन पर एक दरवाजा बना जिसका नाम है गेटवे ऑफ इंडिया, जो बंबई में है, और उनका प्रवेश द्वार यानी उनको घुसने के लिए बनाया गया। 1911 ईस्वी में ही उनके आगमन पर स्वागत गान गाए थे जनगण मन। आप कभी भी देखिएगा अधिनायक जय हो उन्हीं का गीत है, जो कि हमारा नेशनल एंथम राष्ट्रगान है। और यह रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक गीतांजलि से लिया गया है। तो यह पहली बार बिशन नारायण दास उस समय अध्यक्ष थे कलकत्ता में, और हमें दिखाने के लिए भारत में कुछ नहीं था, तो उनके आगमन पर यह 1911 में कांग्रेस सेशन में उन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया। और उन्होंने आकर यह निर्णय लिया कि बिहार को बंगाल से अलग कर दिया जाए और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। ये जो पार्टीशन यहां से था,
इसको यहां से हटाकर उस समय बिहार, झारखंड, उड़ीसा एक अलग राज्य बिहार के नाम से जाना गया और वो पुराना वाला रद्द कर दिया गया। अब दूसरा कैपिटल जो था वो कलकत्ता था, उसे ट्रांसफर करके उन्होंने दिल्ली कर दिया गया। तो 1912 में बिहार भी बना और कलकत्ता भी स्थापित किया। फिर अगला जो सेशन हुआ वो बांकीपुर, यानी 1912 में पटना बांकीपुर के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी में आया है। तो पहली बार बिहार में पटना में 1912 में बांकीपुर पटना में आर.एन. मधुरकर के अध्यक्षता में हुआ। फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को, ये कांग्रेस को धीरे धीरे जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट थे उन सबको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। तिलक जब जेल से छूट के आए तो उन्होंने देखा कि जैसे हम बटे हुए हैं, अब एकजुट होना पड़ेगा और होम रूल लीग के अंतर्गत एनी बेसेंट के संपर्क में आए और इन लोगों के प्रयास से 1916 ईस्वी में 31वां सम्मेलन हुआ और इस सम्मेलन लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे और इसमें पहली और अंतिम बार मुस्लिम लीग और कांग्रेस का एक साथ बैठक हुआ, लेकिन उसमें धीरे धीरे पनपना चालू हो गए। गांधी जी का आगमन हो चुका था, मोहम्मद अली जिन्ना आ गए और फिर अगले साल इसे बहुत मेहनत के बाद एनी बेसेंट के सहयोग से 1917 में 32nd सेशन हुआ, जिसमें कलकत्ता में एनी बेसेंट को बुलाया गया और ये पहली महिला जो है अध्यक्षा बनी। ये आयरलैंड के रहने वाली थी। ये यहाँ पे भारत में बहुत सारे योगदान दी थी भारत की संस्कृति को सुधारने के लिए और इन्होंने मिलकर बनारस में हिंदू महासभा के साथ मिलकर होम रूल चलाया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के तहत लोगों को काफी एकजुट करने का प्रयास किया था। तो एनी बेसेंट का योगदान अधिक रहा और तिलक के सहयोग से इसलिए उन्हें अगली अध्यक्षा बनाया। गांधी जी के आने के बाद आईएनसी में काफी बड़ा बदलाव हो गया। अब धीरे धीरे एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट का कॉन्सेप्ट समाप्त हो गया और राष्ट्रवादी चेतना जागृत हो गई, क्योंकि गांधीवादी चेतना भी इसके साथ साथ चलने लगा। 1918 में मदन मोहन मालवीय जी दिल्ली में अध्यक्ष बने और इस प्रकार उसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और कांग्रेस की गतिविधि कमजोर हो रही। 1919 में बहुत बड़ा घटना हुआ, मॉन्टेग्यू रिफॉर्म आया, मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधार, रॉलेट एक्ट आया, जालियांवाला बाग मैसकर हुआ। तो राष्ट्रवादी विचारधारा बहुत तेजी से बढ़ी। इसके बाद गांधी जी के अचानक चौरी चौरा कांड के बाद मूवमेंट को रोकने के कारण कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे 1920 के सहयोग आंदोलन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब चालू हुआ था तब बहुत सारे लोग अपने बच्चे स्कूल छोड़ के चले आए थे, कॉलेज छोड़ के चले आए गए। मोतीलाल नेहरू, सीआर दास जैसे लोग वकालत छोड़ के आए, सुभाष चंद्र बोस भारतीय प्रशासनिक सेवा छोड़कर चले आए। तो इस प्रकार सिविल सर्वेंट से यानी नौकरी पेशा छोड़ के आए हुए लोग बड़ा क्षुब्ध हुए। यहां तक कि 1923 में कांग्रेस अलग हो गया और मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया। तो कांग्रेस जब अलग हुआ तो उस समय गांधी जी इसे बचाने के लिए पहली बार गांधी जी 1924 में बेलगांव जो कर्नाटक में पड़ता है वहां अध्यक्ष बने। इसके बाद 1925 में सरोजिनी नायडू कानपुर में हुए असेंबली। अच्छा, एक चीज और बता दें कि 1918 के बाद कांग्रेस या अन्य संस्थानों पर प्रतिबंध लगने के डर से हमेशा कांग्रेस
28 से 31 दिसंबर के बीच में ही अधिवेशन होता था। इसके बाद अधिवेशन का टाइमिंग फिक्स नहीं था, स्पेशल करके बुला दिया जाता था ताकि अपनी बातों को रखा जा सके। उसके बाद पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू बनी 1925 में। 44वें अधिवेशन 1921 में पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। 1929 में यह अधिवेशन लाहौर में हुआ और उसी समय यह निर्णय लिया गया लाहौर में ही कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के, ये लाहौर में हुआ था, तो रावी के किनारे पहला बार फर्स्ट स्वाधीनता आंदोलन यानी फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे के रूप में, यही कारण है कि संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन उसे वेट कराया 20 तारीख को, 20 जनवरी को अंतिम रूप से सारे लोगों ने हस्ताक्षर भी कर दिए थे, लेकिन 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए, ताकि पहली बार हम स्वतंत्रता आंदोलन दिवस बनाए थे, इसलिए संविधान लागू किया। अब 51वां में सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। सुभाष चंद्र बोस पहली बार हरिपुरा में जीत गए और दूसरा इलेक्शन में भी त्रिपुरी में वह जीत गए। अब गांधी जी का यहां पे एक तरफ से पट्टाभी सीताराम रवैया हार गए। गांधी जी ने यह कहा कि यह उचित तरीके से नहीं हुआ है, जिससे सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से इस्तीफा देते हैं और नया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने नया पार्टी, बाद में पार्टी अपनी भड़ास निकालने के लिए उन्हें हर ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दी है। 1940 में 53 में अब्दुल कलाम आजाद बने। यह झारखंड का पहला अधिवेशन था जो कि रामगढ़ में हुआ था और यहाँ पे वर्षा के लिए 4 गेट बनाए गए थे। इसके बाद लगभग आपको बता दें कि अगस्त प्रस्ताव के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता बंद होने लगे, इसलिए मात्र 40 तक रेगुलर ऑर्गेनाइजेशन बने। 40 के बाद यह ब्रेक कर गया और 1946 में मेरठ में आचार्य एबी कृपलानी को अध्यक्ष बनाया। एबी कृपलानी तब तक बने रहे जब तक आजाद हो, लेकिन बीच में कुछ दिनों के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब बने तो उन्हें 11 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, संविधान सभा का अध्यक्ष बना लिया गया और उस समय फिर इन्हें इस्तीफा देना पड़ा और फिर डॉक्टर पट्टाभी सीताराम रमैया 55वां अधिवेशन यानी आजादी के बाद जयपुर में एसोसिएशन बना और वहां यह देखिए, कांग्रेस जब बनी थी तो उसका उद्देश्य शुरू में सरकार की तरफ से था, लेकिन जैसे जैसे लोग जुड़ते गए तो अब उद्देश्य राष्ट्रीय आंदोलन में बदल गया। खुद गांधी जी कांग्रेस के बारे में कहते थे कि जैसे ही आजादी हो जाती है हमारा उद्देश्य पूरा हो गया, अब कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। जबकि लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस को मरते देख रहे हैं और इसका अंतिम कील हम ही ठोकेंगे। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि केवल 3 दिन यानी जो दिसंबर में हम टर्राते हैं और सालों भर चुप रहते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग लोगों ने कांग्रेस के बारे में कही कि कांग्रेस पहले और अब में काफी अंतर है। अभी राजनीतिक पार्टी है जिसका एक अपना लोकतंत्र का स्वरूप है, लेकिन इससे पहले जो कांग्रेस थी शुरुआत में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से प्रेरित थी, गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई एक सोची समझी साजिश के तहत थी। बाद में वह धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी अहम भूमिका रही है। तो फिर अगले क्लास में